आप मार्केट में गए और मार्केट में आपको जाके पता चला कि यार नमक की जो रेट थी वो 10 रुपए किलो से हो गई 1 रुपए किलो। तो आपने अपनी मम्मी को कॉल किया, मम्मी जो नमक था ना 10 रुपए किलो उसकी रेट हो गई 1 रुपए किलो, तो चलो आप भी जल्दी आ जाओ, बहन को भी भेज दो, पापा को भी भेज दो, स्कूटर लेके बाइक लेके कि अपन सब नमक के कट्टे घर पे लेके आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि मम्मी नमक सस्ता हो गया है। मम्मी क्या बोलेगी पता है? वही खींच के आपके एक फोन पे चाटा मारेगी कि दिमाग है कि डब्लू है, मतलब दिमाग है कि पागल है क्या, डब्बा है क्या। नमक जो खाना बनाने के लिए आटे में जितना नमक पड़ता था उतना ही पड़ेगा। मतलब क्या हुआ? क्या नमक की रेट कम होने से क्या नमक का उपयोग बढ़ जाएगा क्या? नहीं ना। इसी बात को आज हम समझने वाले हैं कि मतलब मूल्य का जो प्रभाव होता है वो वस्तु के ऊपर किस रूप में होता है। मतलब लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मांग का नियम, आज हम पढ़ने वाले हैं मांग की लोच। दोनों में फर्क क्या है? सबसे बड़ा फर्क यही है कि मांग का नियम क्या बताता है कि वस्तु का मूल्य बढ़ने पर, वस्तु की जो प्राइस है, जब मूल्य बढ़ता है तो वस्तु की जो मात्रा है या फिर क्या बोल सकते हैं क्वांटिटी, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। या फिर वस्तु का मूल्य घटने पर वस्तु की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मतलब ये दिशा तो बताता है कि यार मूल्य बढ़ने पर मात्रा कम होगी, मूल्य घटने पर मात्रा बढ़ेगी, लेकिन ये क्या नहीं बताता कि कितनी मात्रा बढ़ेगी और कितनी मात्रा घटेगी। तो ये चीजें कौन बताता है या फिर कौन सा नियम बताता है या फिर कौन सी कॉन्सेप्ट बताती है कि मात्रा कितनी कम होगी या कितनी बढ़ेगी? उसको क्वांटिफाई कौन करता है? तो मांग का नियम क्या है? गुणात्मक कथन है। मतलब कि क्या हो गया? क्वालिटेटिव बात हो गई। और जो मांग की लोच है वो एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट हो गई। कौन सी कॉन्सेप्ट हो गई? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट। मतलब ध्यान से समझना आप, लोच का मतलब क्या है? मांग की लोच। फर्क पड़ना मतलब लोच, फर्क न पड़ना मतलब बेलोच। बहुत ध्यान से समझना कैसे। अब वापस उसी नमक के एग्जांपल में मैं जा रहा हूं। नमक की रेट 10 रुपए किलो से 1 रुपए किलो हो गई। क्या बताओ, जो आटे में जितना नमक पड़ रहा था, क्या अब आप पूरा भर भर के नमक डाल दोगे वहां पर? मतलब क्या हुआ? यहां पर जब नमक की रेट कम हो गई तो उसकी मात्रा के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा, तो इसको बोलते हैं बेलोच। क्या बोलते हैं? बेलोच, इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं डियर? इनइलास्टिक। और जब, अब ध्यान देना, जो अपना टीवी आता है, ठीक है, कोई भी आप टीवी ले लो या फिर कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी ले लो आप, उसकी रेट माना कि मैं कह रहा हूं 30,000 थी जो आप खरीदने वाले थे, और उसकी रेट अब हो जाती है 50,000। कितनी हो जाती है? 50,000। एकाएक आपको झटका लग जाएगा कि यार नहीं लेना, क्योंकि 30,000 का 50,000 हो गया है। मतलब आपके ऊपर फर्क पड़ रहा है। दिस इज कॉल्ड, इसको बोला जाता है लोच। क्या बोलते हैं? लोच। मतलब कि इलास्टिक, फर्क पड़ना लोच, फर्क न पड़ना बेलोच। बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको बताया है। अब हम थोड़ा जाने वाले हैं डेफिनेशन के ऊपर। जो अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग परिभाषा दी किसकी? मांग की लोच की, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे किसने दी थी। जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे, जो पारंपरिक जो अपने अर्थशास्त्री थे, मार्शल, उसके बाद किसने? कैरन क्रॉस, उन्होंने जो दी थी उन डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे जो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने जो मांग की लोच की परिभाषा दी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्शल ने जो परिभाषा दी उसके बारे में। किसी बाजार में मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाती है जब मूल्य में एक निश्चित कमी होने से मांग अधिक अथवा कम बढ़ती है और मूल्य में एक निश्चित वृद्धि से उसकी मांग में वृद्धि या कमी होती है। बहुत ध्यान से समझना। इस डेफिनेशन को समझने के लिए वापस उस नमक वाले एग्जांपल पर जाते हैं, अपन सॉल्ट वाले एग्जांपल पर जाते हैं। उसमें क्या कहा था कि मान लो नमक की जो प्राइस थी वो क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो क्या बताओ, लोगों ने उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर लिया था या फिर क्या उन्होंने कम खरीदना शुरू कर लिया था? अब बताओ, नमक की प्राइस एकदम कम हो जाएगी तो क्या आप एकदम उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर लोगे? नहीं ना। तो इसी के बारे में जो स्टडी की जाती है, इसी का जो प्रभाव है मार्केट के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? मांग की लोच। उसको क्या बोलते हैं? मांग की लोच। अब जो दूसरी परिभाषा दी वो किन्होंने दी थी? कैरन क्रॉस ने। उन्होंने क्या कहा? किसी वस्तु की मांग की लोच वह दर है जिस पर क्रय की मात्रा में मूल्य परिवर्तन के कारण परिवर्तन होता है। मतलब ध्यान से समझना, मतलब इन्होंने क्या बताया कि मूल्य में परिवर्तन होने के कारण जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है उसमें जितना दर, उसमें जितना प्रतिशत कमी या वृद्धि आती है उसे क्या बोलते हैं? मांग की लोच कहते हैं। ये कहा किसने कहा था? कैरन क्रॉस ने। ये दोनों अर्थशास्त्री, ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट, ये थे परंपरावादी अर्थशास्त्री थे। उनके बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? तो उनमें सबसे पहले आती है प्रोफेसर बोल्डिंग। उन्होंने क्या कहा? किसी
किसी वस्तु के मूल्य में 1% परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग में जो प्रतिशत परिवर्तन होता है वह मांग की लोच कहलाता है। देखो ध्यान से समझना, इन्होंने यहाँ प्रतिशत की बात कर रहे हैं, मतलब ये आनुपातिक बात कर रहे हैं, ये प्रतिशत की बात कर रहे हैं, गणित वाली बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर ये कैलकुलेशंस की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने कौन सी परिभाषा दी? जो मैथमेटिकल थी। कैसी थी? जो गणित से रिलेटेड थी, कि यहाँ पर प्रतिशत की बात हो रही है कि कितना प्रतिशत कमी आती है, कितने प्रतिशत वृद्धि होती है, उसी को क्या बोलते हैं? मांग की लोच कहते हैं। और ये परिभाषा आपके दी गई है श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के द्वारा। इन्होंने देखो ये जो परिभाषा थी, इस परिभाषा को आप सूत्र के रूप में, फॉर्मूले के रूप में भी समझ सकते हो कि मांग की मात्रा में जो आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, किसके कारण? मूल्य में जो आनुपातिक परिवर्तन होने के कारण जो मांग में आनुपातिक परिवर्तन हो रहा है, इसी की गणना को, इसी को क्या कहते हैं? मांग की लोच कहते हैं। अब देखना, ध्यान से समझना, इन चारों परिभाषाओं का जरूरी नहीं है कि आप एकदम वर्ड टू वर्ड याद करें। इनकी समरी अगर देखा जाए कि सर हमको तो आप ये बताओ कि हमको कौन सी याद करनी है डियर, तो आपके लिए कौन सी अवेलेबल है? एकदम इजी वाली, जिसमें एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, वो आपके लिए है मांग की मूल्य लोच। किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर होती है। मतलब क्या हुआ कि जो मूल्य में जो परिवर्तन आया, उसके कारण वस्तु की जो मांगी गई मात्रा थी, उसमें जितने प्रतिशत, उसमें जितने दर की कमी या वृद्धि होती है, उसे क्या बोलते हैं? मांग की लोच कहते हैं। देखो अब यहां पर आपके सामने जो ये फॉर्मूला है डियर, इस फॉर्मूले को खाली यूं नहीं कि आपको देखना है, इसका एक प्रैक्टिकल अपन सवाल लेते हैं तो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएगा कि मांग की लोच क्या होती है। और फिर आपको इनको रट्टा मारने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको इनको समझना है। सबसे पहली बात, दिमाग में रट्टा मत मारना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? समझना है। शॉर्ट में अगर बोला जाए तो वस्तु के मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन के कारण जो वस्तु की मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन होता है, उसे क्या बोलते हैं? मांग की लोच कहते हैं। तो अब चलिए हम देखते हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट एकदम क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को समझने से पहले एक बार फिर से हम फॉर्मूले की ओर जाते हैं। मांग की लोच, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन डिवाइडेड बाय मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन। पहली बात तो ये कि सर आनुपातिक परिवर्तन क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखो, कोई भी थ्योरेटिकल चीज़ हो, उसको समझने के लिए सीधी सी बात है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की ओर आप जाओगे तो आप उसको आसानी से समझ सकते हो। तो फिलहाल एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें क्या दिया हुआ है ध्यान देना। मांग की मूल्य लोच ज्ञात करो। जब कंडीशन क्या दी हुई है? सबसे पहले प्राइस, यहाँ पर P1 मतलब ओरिजिनल प्राइस कितनी थी? 10 रुपये किसी वस्तु का क्या था? मूल्य था कि भाई कोई वस्तु कितने मिल रही है? 10 रुपये में। उसकी मूल्य अब क्या हो गया है? 12 रुपये। 10 रुपये से बढ़कर प्राइस क्या हो गई है? 12 रुपये। जब उसका रेट, जब उस वस्तु का मूल्य 10 रुपये था, तब लोग खरीदते थे, उसकी क्वांटिटी थी 8। कितने लोग खरीदते थे उसको? उसकी क्वांटिटी खरीदते थे 8 क्वांटिटी। मतलब मान लो आप ऐसा समझो कि 10 रुपये में कोई आइटम आती थी तो उसकी क्वांटिटी कितनी मांगी जाती थी? भाई 8 यूनिट्स उसकी खरीदी जाती थी। लेकिन जैसे ही उसकी प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई। जैसे ही उसकी प्राइस 10 रुपये से कितनी हो गई? 12 रुपये हो गई। तो आपको पता ही है रूल क्या कहता है डिमांड का, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ती है तो यूनिट्स क्या हो जाती है? मांग की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो लोग जो 10 रुपये पर, जब 10 रुपये रेट थी तो कितने खरीदते थे? 8। अब जैसे ही रेट बढ़ गई 12 रुपये तो कितने खरीदने लगे? 6 खरीदने लगे। तो मतलब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्वांटिटी 1 से क्वांटिटी 2 कितनी कमी आई? 2 की कमी आई। तो अब ध्यान देना, इसको समझेंगे कैसे कि यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच की जो दर है, जो रेट है, उसको कैसे प्राप्त करेंगे, उसको ध्यान से समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बताओ ओरिजिनल प्राइस कितनी है? ओरिजिनल प्राइस P1 कितना है? 10। उसके बाद P2 मतलब कि उसके बाद जो चेंज इन प्राइस आया वो कितना आया? 12 रुपए। कितना हुआ? 12। तो बताओ चेंज कितना है? 2 रुपए का। कितना है? 2 रुपए का। उसके बाद बात करते हैं अपन क्वांटिटी की, ठीक है। तो क्वांटिटी सबसे पहले कितनी थी? 10 रुपए पर कितनी यूनिट्स खरीदी जाती थी? 8 यूनिट्स। उसके बाद क्वांटिटी 2, जैसे ही रेट 10 रुपए से 12 हो गई तो लोग कितनी खरीदने लगे? तो लोग यूनिट्स खरीदने लगे 6 यूनिट्स। मतलब यहां पर आपको दिख रहा है यहां पर क्या हो गई? कमी हो गई। कितनी क्वांटिटी की? 2 यूनिट्स की यहां पर क्या हो गई? कमी हो गई, मतलब माइनस में चली गई। तो रूल भी कहता है, मांग का नियम भी यही कहता है कि जैसे ही प्राइस बढ़ जाती है तो क्वांटिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और वैसा का वैसा यहां पर हुआ है, जैसे ही प्राइस 10 रुपए से 12 हुई, मतलब क्या हुआ? प्राइस 2 रुपए से बढ़ गई तो जो क्वांटिटी थी 8 वो कितनी हो गई? 6 पे आ गई। मतलब क्वांटिटी 2 से क्या हो गई? कम हो गई। अब इसको आप देखना एक
इसको फॉर्मूले में कैसे पुट करता हूँ उसको ध्यान से देखना। तो सबसे पहली बात, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन। अब बताओ मात्रा में कितनी कमी आई, 8 यूनिट से कितनी हो गई 6, मतलब कि हम कह सकते हैं 2 यूनिट्स की क्या आई, कमी आई। ठीक है, अब बताओ ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, सबसे पहले क्वांटिटी कितनी थी 8, तो 2 डिवाइड बाय 8। उसके बाद बात करते हैं अपन मूल्य में आनुपातिक परिवर्तन की। तो मूल्य पे आओ, सबसे पहले ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 10 रुपए, फिर बढ़कर कितनी हो गई 12 रुपए, तो मतलब प्राइस 10 रुपए से 12 हुई, मतलब 2 रुपए से प्राइस बढ़ गई। तो बताओ 2 रुपए से प्राइस बढ़ गई। और ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 10 रुपीज, तो ये ले ली अपन ने ओरिजिनल प्राइस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 2 डिवाइड बाई 8, तो इसका कितना हो गया 1 डिवाइड बाय 4, माइनस में यहाँ पर कितना हो रहा है 2 डिवाइड बाय 10, 1/5, कितना हो गया 1/5। अब इसको आगे लेके जाओ तो -1 डिवाइड बाय 4 और यहाँ पर कितना हो गया 1 डिवाइड बाय 5। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 डिवाइड बाय 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है वो ध्यान से देखना, -5 डिवाइडेड बाय 4, और जब आप इसका आंसर निकालोगे तो 4 5 में कितना 1 टाइम, उस यहाँ पर उसके बाद 4 5, तो 4 1 टाइम गया, उसके बाद आएगा 0.2825, कितना आ जाएगा 1.25। लेकिन ये किस में है, माइनस में है, किस में है, माइनस में। एक बात ध्यान रखना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस में आएगी, इसका रूल क्या है, इसका रीजन क्या है, सॉरी इसका रीजन ये है क्योंकि जो डिमांड है और जो प्राइस है, जो मूल्य है और जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है, उसमें कैसा संबंध है, उसमें विपरीत संबंध है और अपोजिट रिलेशन होने के कारण यहाँ पर माइनस तो आना ही है। तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, जब आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो तो आपको माइनस को दिमाग में नहीं रखना है, उसको वहां पर कंसीडर नहीं किया जाता है। जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं तो माइनस को कंसीडर नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि जो वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है और जो वस्तु का मूल्य है उसमें कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। तो आज हमने क्या क्या देखा, मांग की लोच की परिभाषा क्या है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच की क्या क्या परिभाषाएं दी, और मांग की लोच का एक नॉर्मल सा एक सूत्र लिया जो कि किसने दिया था, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने, और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, उसमें और भी हम डिटेल में मांग की लोच के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, आपका सॉल्यूशन किया जाएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।